हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड साइंस का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सभी का हम डिस्कशन करेंगे। तो आप क्लास को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या है? हमें क्या बताना है? हमें डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम बताना है। तो बात करें कि डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम आपका होता है व्हाइट ब्लड कार्पल्स। क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है व्हाइट ब्लड कार्पल्स होता है। व्हाइट ब्लड कार्पल्स आपका होता है डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम। हिंदी में बात करें तो इसे कहा जाता है श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या कहा जाता है? श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है। आप इसे इंग्लिश में ही याद रखेंगे कि डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या होता है, तो व्हाइट ब्लड कार्पल्स होता है अर्थात श्वेत रक्त कणिकाएं होता है। डब्ल्यूबीसी का एक अन्य नाम भी है। डब्ल्यूबीसी का एक अन्य नाम है, यह नाम क्या है? तो डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम आपका है ल्यूकोसाइट्स। क्या है? यह आपका है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स आपका डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे कि डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो डब्ल्यूबीसी इसका अन्य नाम आपका है ल्यूकोसाइट है। वही बात करें कि डब्ल्यूबीसी में आपका केंद्रक होता है कि नहीं। डब्ल्यूबीसी में आपका केंद्रक होता है कि नहीं होता है, तो ये क्वेश्चन हमने पहले आपको पढ़ाया था। तो डब्ल्यूबीसी में आपका केंद्रक होता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है। वहीं रेड ब्लड सेल जो आपका आरबीसी होता है उसमें केंद्रक नहीं होता है। उसमें हमने आपको अपवाद भी बताया था कि ऊंट और लामा दो ऐसे जंतु हैं जिनके रेड ब्लड सेल्स में आपके केंद्रक पाए जाते हैं, बाकी में आपका आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी अर्थात व्हाइट ब्लड कार्पल्स में आपका केंद्रक पाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डब्ल्यूबीसी को आपका, डब्ल्यूबीसी जो आपका है इसे शरीर का सैनिक भी कहा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे शरीर का आपका सैनिक कहा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? शरीर का आपका सैनिक कहा जाता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। सैनिक क्यों कहा जाता है शरीर का? क्योंकि ये आपका बीमारी से लड़ता है। क्या करता है? बीमारियों के विरुद्ध आपका लड़ने का काम करता है डब्ल्यूबीसी, इसलिए इसे शरीर का सैनिक कहा जाता है। तो डब्ल्यूबीसी इससे रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसको हमने क्लियर किया है कि डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या है। तो डब्ल्यूबीसी इसका पूरा नाम आपका व्हाइट ब्लड कार्पल्स हो गया अर्थात श्वेत रक्त कणिकाएं हो गया। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है? तो डब्ल्यूबीसी इसका दूसरा नाम आपका है ल्यूकोसाइट्स है। डब्ल्यूबीसी में आपका केंद्रक होता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। और इसे क्या कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी को आपका शरीर का सैनिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? किसमें? हमें बताना है कि हीमोग्लोबिन में आपका कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो बात करें हम हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन में आपका ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो यह प्रोटीन आपका है ग्लोबिन। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ग्लोबिन प्रोटीन आपका हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। आप इसे ध्यान रखेंगे। और वही पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन जो है इसका कार्य क्या है? हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो इसका कार्य आपका होता है रक्त में, आपका ब्लड में, रक्त में इसका काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या करता है? रक्त में ऑक्सीजन का क्या करता है? परिवहन करता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम बात करें कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में आपका आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो इसमें आपका आयरन अर्थात लोहा पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से। हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में आपका ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य आपका है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करना। उसके बाद हीमोग्लोबिन में आपका आयरन पाया जाता है। आप इससे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से आपका डायबिटीज रोग होता है। कौन सा रोग होता है? तो यह आपका होता है
डायबिटीज़ रोग आपका होता है इंसुलिन की कमी से। डायबिटीज़ को क्या कहा जाता है हिंदी में? इसे मधुमेह कहा जाता है। कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो इससे आपका मधुमेह रोग होगा, इसे आप ध्यान रखेंगे। इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन आपका एक हार्मोन है। क्या है? इंसुलिन क्या है? इंसुलिन आपका एक हार्मोन है जिसका खोज किसने किया? इंसुलिन का खोज किसने किया है? ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इंसुलिन की खोज की बात करें तो यह आपका किया गया है बेस्ट और आपका बैटिंग द्वारा किया गया है, तो ध्यान रखेंगे। तो इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो क्रिकेट में हम बेस्ट बैटिंग कहते हैं, तो उसी से आप याद इसको रख सकते हैं कि इंसुलिन का खोज आपका बेस्ट और बैटिंग ने किया था। उसके बाद बात करें कि इंसुलिन क्या करता है? तो इंसुलिन आपका रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। इंसुलिन क्या करता है? तो इंसुलिन आपका रक्त में जो आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है? कंट्रोल करने का काम आपका इसका होता है इंसुलिन का। तो आप इससे ध्यान रखेंगे कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो डायबिटीज़ रोग होता है जिसे मधुमेह कहा जाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन का खोज किसने किया? तो यह ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि बेस्ट बैटिंग। तो बेस्ट और बैटिंग ने आपका इंसुलिन का खोज किया था। इंसुलिन का काम क्या है? तो इंसुलिन क्या करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, चमत्कारी अंग किसे कहा जाता है? चमत्कारी अंग किसे कहा जाता है? तो चमत्कारी अंग आपका लीवर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चमत्कारी अंग आपका लीवर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है कि अगर लीवर को हम क्या करते हैं, लीवर को हम कट कर देते हैं तो भी फिर से यह जमकर अपना पूरा शेप ले लेगा। लीवर को क्या करेंगे? लीवर को हम काट देंगे, उसके बाद क्या होगा? तो फिर से यह जम जाता है। इसीलिए आपका चमत्कारी अंग इसे कहा जाता है। और जो आपका लीवर है, यह कौन सा ग्लैंड है? कौन सी ग्रंथि है? तो लीवर आपका है एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है? तो यह आपका है एक्सोक्राइन ग्लैंड है। उसके बाद बात करें कि जो आपका लीवर है, तो लीवर की बात करें तो लीवर में आपका कौन सा जूस निकलता है? लीवर में कौन सा जूस निकलता है? तो लीवर में आपका बाइल जूस निकलता है। कौन सा जूस निकलता है? तो लीवर से आपका बाइल जूस आपका निकलता है। इससे भी ध्यान रखेंगे। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर है। लीवर क्या है? लीवर आपका सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे कौन सा है? तो यह आपका लीवर है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करें कि जो आपका लीवर है, तो लीवर का अध्ययन, लीवर का जो स्टडी होता है, इसे क्या कहा जाता है? तो लीवर के अध्ययन को आपका हिपेटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है हिपेटोलॉजी आपका कहा जाता है। लीवर के अध्ययन को कहा जाता है। उसके बाद बात करें कि साइंस के लैंग्वेज में लीवर को क्या कहते हैं? तो साइंस की भाषा में लीवर को आपका कहा जाता है हिपेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिपेट कहा जाता है आपका साइंस की भाषा में लीवर को। तो ध्यान रखेंगे, चमत्कारी अंग किसे कहते हैं? तो लीवर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो लीवर को अगर हम काट देंगे तो यह फिर से क्या होगा? फिर से जम जाता है। उसके बाद बात करें तो लीवर को आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। लीवर से आपका बाइल जूस निकलता है। उसके बाद सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपका लीवर है। लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो लीवर का अध्ययन आपका हिपेटोलॉजी कहलाता है। और साइंस में लीवर को क्या कहते हैं? तो साइंस में लीवर को आपका हिपेट कहा जाता है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नर जनन ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? नर जनन ग्रंथि से आपका कौन सा हार्मोन निकलता है? तो नर जनन ग्रंथि, इससे आपका निकलता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलता है? तो इससे आपका निकलता है टेस्टोस्टेरोन आपका हार्मोन आपका निकलता है। तो ध्यान रखेंगे, नर जनन ग्रंथि, इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपका निकलता है। आप इसे ध्यान रखेंगे। वहीं बात करें कि मादा जनन ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो मादा में हम बात करें तो मादा में आपका दो हार्मोन निकलता है। एक आपका निकलता है एस्ट्रोजन और दूसरा आपका निकलता है प्रोजेस्टेरॉन। क्या निकलता है? दूसरा आपका निकलता है
प्रोजेस्टेरॉन आपका निकलता है। तो आप इन दोनों को ध्यान रखेंगे कि नर जनन ग्रंथि, इससे आपका हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन निकलता है, और मादा जनन ग्रंथि, इससे आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन आपका हार्मोन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मस्तिष्क में कितनी ग्रंथि है? मस्तिष्क में आपका कितनी ग्रंथि है? तो मस्तिष्क में ग्रंथि की बात करें तो हमारे मस्तिष्क में आपका 3 ग्रंथियाँ हैं। कितनी ग्रंथियाँ हैं? 3 ग्रंथि है। कौन कौन सी है? तो एक आपका है पीयूष ग्रंथि। एक क्या है? एक है आपका पीयूष ग्रंथि है। दूसरा क्या है? दूसरा आपका है हाइपोथैलेमस। क्या है? दूसरा आपका है हाइपोथैलेमस है। उसके बाद बात करें कि तीसरा कौन सा है, तो तीसरा आपका है पीनियल ग्रंथि। क्या है? तीसरा आपका है पीनियल ग्रंथि आपका है। तो ध्यान देंगे। अब एक एक करके हम इसे देखते हैं। पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को हम जानते हैं कि इसे आपका मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो यह आपका कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को आपका मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद बात करें हाइपोथैलेमस का, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस आपके जितने भी फीलिंग्स है इसको कंट्रोल करता है। जितने भी आपके फीलिंग्स है इसको कंट्रोल करने का काम क्या करता है? हाइपोथैलेमस करता है। उसके बाद बात करें तो हाइपोथैलेमस को आपका मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। मास्टर ऑफ आपका मास्टर ग्लैंड इसे कहा जाता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? तो ये आपका हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? हमारे अंदर की भावनाओं को, फीलिंग्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है। और हाइपोथैलेमस क्या करता है? इसका एक और काम है, ये आपका ताप नियंत्रण का काम करता है। किसका काम करता है? तो ताप नियंत्रण का काम करता है। तो हाइपोथैलेमस का ये सभी काम होता है कि हमारे जितने भी अंदर भावनाएं हैं इन सभी को कंट्रोल करने का काम क्या करता है? हाइपोथैलेमस करता है। इसलिए हाइपोथैलेमस को आपका मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और हाइपोथैलेमस जो आपका है यह ताप नियंत्रण करने का भी काम करता है। तो यहाँ से ये सभी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। उसके बाद हम बात करें पीनियल ग्रंथि की, तो पीनियल ग्रंथि को क्या कहा जाता है? इसे मस्तिष्क का रेत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो पीनियल ग्रंथि को आपका मस्तिष्क का आपका रेत कहा जाता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करें जो आपका पीनियल ग्रंथि है इसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल क्लॉक आपका कहा जाता है। किसको? तो पीनियल ग्रंथि को बायोलॉजिकल क्लॉक क्यों कहा जाता है? तो जैसे मान लीजिए आपका कोई भी काम करने का रूटीन है कि आप कब सोते हैं। देखिए आप जिस टाइम डेली सोते हैं उस समय क्या होता है? आपको नींद लगने लगता है। तो यह बायोलॉजिकल क्लॉक के कारण होता है, अर्थात पीनियल ग्रंथि के कारण आपका होता है। या जब आप खाना खाते हैं उस टाइम में आपको भूख डेली जरूर लग जाता है। तो ये सभी काम किसके कारण होता है? तो पीनियल ग्रंथि के कारण होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि आपका मास्टर ग्रंथि कहलाता है। उसके बाद होता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? हमारे फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है और ताप नियंत्रण का काम करता है। और पीनियल ग्रंथि की बात करें तो पीनियल ग्रंथि को आपका मस्तिष्क का रेत कहा जाता है और इसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। और मस्तिष्क में कितनी ग्रंथियां है? तो मस्तिष्क में आपका 3 ग्रंथि है। कौन कौन सी ग्रंथि है? तो पीयूष ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस है, और क्या है? और आपका पीनियल ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि हड्डी का जो अध्ययन है यह क्या कहलाता है? तो हड्डियों का अध्ययन आपका ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यह आपका कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी कहलाता है आपका। हड्डी का अध्ययन क्या कहलाता है? यह आपका ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। आप इसे ध्यान रखेंगे। वहीं हम बात करें कि हड्डी जो होता है, हड्डी से हड्डी का जोड़ क्या कहलाता है? हड्डी से हड्डी का जोड़ क्या कहलाता है? तो हड्डी से हड्डी का आपका जो जोड़ होता है इसे लिगामेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है लिगामेंट कहा जाता है। आप इसे ध्यान रखेंगे। वहीं हम बात करें कि हड्डी का आपका मांसपेशियों से जोड़ क्या कहलाता है? हड्डी का मांसपेशियों से जोड़ क्या कहलाता है? तो हड्डी का आपका मांसपेशियों से जोड़ यह आपका कहलाता है टेंडन। क्या कहलाता है? टेंडन कहलाता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे।
उसके बाद बात करें कि एक वयस्क में आपका हड्डियों की संख्या कितनी है। एक वयस्क में आपका हड्डियों की संख्या कितनी है, तो यह आपका कितना है, 206 है। वहीं हम बात करें कि बच्चों में हड्डी कितनी पाई जाती है, तो बच्चों में आपका हड्डियों की संख्या 300 आपका प्लस होता है। वहीं हम बात करें सबसे छोटी आपका हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी हड्डी ये कौन सी है, तो सबसे छोटी हड्डी यह आपका है स्टेपिस। कौन सा है, तो यह आपका है स्टेपिज है। स्टेपिज यह कहाँ पाया जाता है, यह आपका कान में पाया जाता है। वहीं हम बात करें कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो सबसे बड़ी हड्डी यह आपका है फीमर। कौन सा है, तो यह आपका फीमर है, जो आपकी जांघ की हड्डी है। जो जांघ की आपकी हड्डी है यह क्या है, सबसे बड़ी हड्डी है, जांघ की हड्डी हो गई। और सबसे छोटी हड्डी क्या हो गई, स्टेपिस, कान की हड्डी है। तो देखिए हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हड्डी का अध्ययन आपका कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। हड्डी का अध्ययन क्या कहलाएगा, हड्डी का अध्ययन आपका ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। हड्डी से हड्डी का जोड़ क्या कहलाएगा, तो इसे लिगामेंट कहा जाता है। हड्डी का मांसपेशी अर्थात मसल्स से जो जोड़ होता है इसे क्या कहते हैं, तो इसे आपका टेंडन कहा जाता है। एक वयस्क में हड्डियों की संख्या कितनी है, तो यह आपका 206 है। उसके बाद बच्चों में आपका हड्डियों की बात करें तो बच्चों में आपका 300 प्लस हड्डी पाए जाते हैं। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो ये आपका स्टेपिस कान की हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो ये आपका फीमर है, जो आपकी जांघ की हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एड्स की जांच में कौन सा टेस्ट किया जाता है। जो आपका एड्स का जांच होता है इसमें कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो एड्स की जांच में आपका एलिसा टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो इसमें आपका एलिसा टेस्ट आपका किया जाता है, किसमें, एड्स की जांच में किया जाता है। वही बात करें कि एड्स का आपका पूरा नाम क्या है, तो एड्स का पूरा नाम आपका है एक्वायर्ड उसके बाद आपका इम्यूनो क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। एड्स का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है, तो एड्स का फुल फॉर्म आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। वहीं बात करें तो आपका एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो एड्स दिवस यह कब मनाया जाता है, तो यह आपका 1 दिसंबर को आपका एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स का लक्षण क्या होता है, तो एड्स का लक्षण आपका होता है इसमें आपका दस्त होता है। क्या होता है, दस्त होता है, वजन कम होता है, इस तरह के लक्षण इसमें पाए जाते हैं। तो एड्स की जांच में कौन सा टेस्ट होता है, तो एड्स की जांच में आपका एलिसा टेस्ट होता है, इसे ध्यान रखेंगे। एड्स का पूरा नाम क्या है, तो एड्स का पूरा नाम आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स का लक्षण क्या है, तो एड्स का लक्षण आपका दस्त या वजन कम होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस रोग को धनुष टंकार रोग के नाम से भी जाना जाता है। किस रोग को आपका धनुष टंकार रोग के नाम से भी जाना जाता है, तो यह रोग आपका है टिटेनस। कौन सा रोग है, तो यह रोग आपका है टिटेनस रोग आपका है। टेटनस जो होता है इसे आपका धनुष टंकार रोग के नाम से भी जाना जाता है। और यह किस प्रकार का रोग है, तो जो आपका टेटनस है यह आपका जीवाणु जनित रोग है। किस प्रकार का रोग है, तो यह आपका जीवाणु से होने वाला आपका रोग है टेटनस। उसके बाद बात करें कि इसके जीवाणु का क्या नाम है। जो टेटनस है इसके जीवाणु का नाम आपका है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। क्या है, क्लास्ट्रीडियम है, ध्यान रखेंगे क्या है, तो यह आपका है क्लास्ट्रीडियम। क्लास आपका ट्रीडियम इसका नाम है, तो इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करें कि जो आपका टेटनस होता है इसमें क्या होता है, तो टेटनस में आपका जबड़ा बंद हो जाता है। क्या होता है, तो यह आपका जबड़ा इसमें बंद हो जाता है। उसके बाद बात करें कि टेटनस कैसे होता है, तो टेटनस आपका होता है जंग लगा जो आपका लोहा होता है इससे आपका क्या होता है, कट जाने के बाद क्या होता है, टेटनस होता है। और टेटनस जब हो जाएगा तो इसमें डायरेक्ट आपका व्यक्ति का मौत हो जाता है। तो इसे ध्यान रखेंगे। किस रोग को धनुष टंकार रोग के नाम से जाना जाता है, तो टेटनस को आपका धनुष टंकार रोग के नाम से जाना जाता है। टेटनस क्या है, तो टेटनस आपका जीवाणु जनित रोग है। और टेटनस के जीवाणु का क्या नाम है, तो टेटनस के जीवाणु का नाम आपका है क्लास्ट्रीडियम।
उसके बाद कहें तो टेटनस में क्या होता है, जबड़ा बंद हो जाता है। और टेटनस कैसे होता है, तो जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है, जब कट जाता है तो टेटनस आपका हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सार्वजनिक शौचालय का तीक्ष्ण गंध किस कारण से होता है। जो आपका सार्वजनिक शौचालय होता है वहाँ पे आप कभी जाते हैं तो देखते हैं कि एक अजब का आपका क्या आता है, तीक्ष्ण गंध आता है। तो यह किस कारण होता है, तो यह आपका होता है अमोनिया के कारण। किसके कारण होता है, तो यह आपका अमोनिया के कारण होता है। यह आपका होता है अमोनिया के कारण होता है। सार्वजनिक शौचालय में क्या होता है आपका, अमोनिया के कारण तीक्ष्ण गंध आता है। वहीं हम बात करते हैं यूरिन की, थोड़ा हम बात करते हैं। तो यूरिन जो आपका होता है इसका रंग हल्का पीला होता है। क्यों होता है, तो यूरिन का रंग आपका पीला क्यों होता है, तो यह आपका होता है यूरोक्रोम रंजक के कारण। किसके कारण होता है, तो यह आपका होता है यूरोक्रोम जो आपके रंजक होते हैं इसके कारण आपका यूरिन का रंग क्या होता है, यह आपका पीला होता है। उसके बाद बात करें कि यूरोक्रोम जो आपका रंजक होता है इसका निर्माण कैसे होता है, तो यूरोक्रोम रंजक इसका निर्माण आपका होता है हीमोग्लोबिन के टूटने से। किससे होता है, तो इसका निर्माण आपका होता है हीमोग्लोबिन के आपका टूटने से निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, तो यूरोक्रोम रंजक का आपका निर्माण होता है। जो आपका यूरिन होता है इसका नेचर कैसा है, तो यूरिन का नेचर आपका अम्लीय है। किस तरह का नेचर है, अम्लीय है, अर्थात एसिडिक नेचर होता है। यूरिन का पीएच मान की बात करें तो पीएच मान कितना होता है, तो पीएच मान आपका लगभग आपका 6 होता है। कितना होता है, तो लगभग पीएच मान इसका क्या होता है, 6 होता है। तो ध्यान रखेंगे सार्वजनिक शौचालय जो होता है इसका तीक्ष्ण गंध किस कारण से आता है, तो अमोनिया के कारण होता है। यूरिन का रंग आपका पीला क्यों होता है, तो यूरिन का रंग पीला आपका यूरोक्रोम रंजक के कारण होता है। और यूरोक्रोम रंजक जो आपका होता है इसका निर्माण कैसे होता है, तो यूरोक्रोम रंजक इसका निर्माण आपका हीमोग्लोबिन के टूटने से होता है। जो आपका यूरिन होता है इसकी प्रकृति कैसी है, तो यूरिन की प्रकृति आपका अम्लीय होता है जिसका पीएच मान आपका लगभग 6 होता है। तो इस तरह हमने आज के क्लास में साइंस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन सभी क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन किया है। तो आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट कर जरूर बताएं कि क्लास आपको कैसा लगा। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।